तो हेलो स्टूडेंट, तो हम अपने अगली क्लास लेकर आ चुके हैं जो कि जनरल फार्माकोलॉजी चैप्टर 1 से होने वाला है। ठीक है, जिसमें हम लोग फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। और अगर इस टाइप के सारे नोट्स आपको चाहिए तो आपको हमारे ऐप पे आना पड़ेगा। ठीक है, ऐप पे आना पड़ेगा जो कि बिल्कुल फ्री है 7 दिनों के लिए। तो आप आइए ऐप पे और ये सारे नोट्स आप वहाँ देख सकते हैं। अदर भी सब्जेक्ट के नोट्स अभी धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम देंगे, सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, तो डायरेक्ट हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी हम पहले पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें ड्रग के वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में बताया जाता है। इस सब्जेक्ट में यह समझ आता है कि कोई भी ड्रग लिविंग बॉडी पर किस प्रकार प्रभाव डालती है। ठीक है, फार्माकोलॉजी में हम बेसिकली ये पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो ड्रग्स हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, वो कैसे अपना इफेक्ट शो करती हैं। ठीक है, फिर अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। फार्माकोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जो फार्माकोलॉजी शब्द है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है आपका फार्माकोन, जिसका मतलब क्या होता है आपका ड्रग या मेडिसिन। ठीक है, फिर दूसरा वर्ड क्या है आपका लोगोस, जिसका अर्थ होता है साइंस या फिर नॉलेज। ठीक है, फिर अपने अगले लाइन पे चलते हैं। इन दो शब्दों को जोड़कर इन दो शब्दों को जोड़ने पर फार्माकोलॉजी का अर्थ बनता है। ठीक है, फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। साइंस ऑफ ड्रग, ड्रग का साइंस क्या है। फार्माकोलॉजी के अंतर्गत हम ड्रग के बारे में कई महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि ड्रग शरीर के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है और उसका प्रभाव किस प्रकार डालती है। ठीक है, जो अपनी दवाइयाँ हैं वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर हमारी बॉडी है उस पर ड्रग कैसे इफेक्ट डालती है, वो हम क्या करते हैं फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें निम्नलिखित एस्पेक्ट शामिल हैं। ठीक है, ड्रग की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, ड्रग की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी पढ़ते हैं। शरीर में होने वाले बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी पढ़ते हैं। ड्रग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पढ़ते हैं। थेरेपेटिक यूज भी इसमें पढ़ते हैं। ड्रग के होने वाले एडवर्स इफेक्ट भी हम इसमें पढ़ते हैं। फिर हम अपने अगले पॉइंट पे चलेंगे। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, पहले हम स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है आपका फार्माकोथेरेपेटिक्स। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स का संबंध डिजीज़ के ट्रीटमेंट में ड्रग के उपयोग से होता है। यदि किसी व्यक्ति को फार्माकोलॉजी का अच्छा ज्ञान होता है तो वो पेशेंट का ट्रीटमेंट अधिक प्रभावी ढंग से कर सकता है। जो फार्माकोथेरेपेटिक्स है उसमें डिजीज़ का ट्रीटमेंट ड्रग के माध्यम से किया जाता है, जिसमें अगर फार्माकोलॉजी का आपको नॉलेज है, ठीक है, तो आप वो ड्रग बढ़िया से चूज कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति को सही ड्रग सिलेक्शन की जानकारी होती है। जैसा कि हमने कहा, सही ड्रग्स पहचानने की जानकारी होती है, ड्रग का प्रॉपर डोज आप हमको पता होता है। ठीक है, फिर ड्रग की हाफ लाइफ और उसके ड्यूरेशन के बारे में समझ होती है। ठीक है, इस प्रकार से फार्माकोलॉजी का सही नॉलेज पेशेंट के सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं अपने। अब अगला पॉइंट क्या होने वाला हमारा प्री क्लिनिकल ट्रायल। जब कोई व्यक्ति फार्माकोलॉजिस्ट होता है तो वह प्री क्लिनिकल ट्रायल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन ट्रायल में ड्रग को ह्यूमन यूज़ से पहले इवेलुएट किया जाता है, इंसान को देने से पहले उसको इवेलुएट किया जाता है ताकि सेफ्टी और इफ़ेक्टिवनेस की समझ हो सके। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं अपने। हमारा क्या होने वाला है क्लिनिकल ट्रायल। एक फार्माकोलॉजिस्ट जो क्लिनिकल ट्रायल के दौरान भी सक्रिय रूप से शामिल रहता है। जब ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल होता है, ठीक है, तब भी एक फार्माकोलॉजिस्ट का यूज इसमें होता है। इन ट्रायल्स में ड्रग को पेशेंट पर टेस्ट किया जाता है। जो क्लिनिकल ट्रायल होता है ना, वो क्या होता है, जो दवाइयाँ होती हैं वो जो डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग होते हैं उन पे टेस्ट किया जाता है। तो फार्माकोलॉजिस्ट डाटा एनालिसिस तथा ड्रग रिस्पांस को इवेलुएट करने में मदद करता है। जो फार्माकोलॉजिस्ट होता है वो ड्रग रिस्पांस को इवेलुएट करता है, ड्रग कैसे काम कर रही है, कितने देर में काम कर रही है और कैसे काम कर रही है, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, यह सब कुछ उसमें
जो फार्माकोलॉजिस्ट होता है वो ध्यान देता है। ठीक है, इसमें भी आपको फार्माकोलॉजी की नॉलेज चाहिए। फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डिस्कवरी में भी हेल्प करता है। ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है कि जब ड्रग्स बनते हैं तो उसमें एक्टिविटी और या फिर उसकी सेफ्टी या फिर पोटेंशियल थेरेपेटिक वैल्यू उसकी देखी जाती है। ठीक है, कैसे ड्रग काम कर रहा है, ड्रग सेफ है कि नहीं, और वही जो प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, ठीक है, उसी को ये दूसरे शब्दों में बोल दिया है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है, टॉक्सिकोलॉजी। जो टॉक्सिकोलॉजी होती है, टॉक्सिकोलॉजी में ड्रग्स से संबंधित पॉइजनिंग, ओवरडोज तथा हार्मफुल इफेक्ट का अध्ययन किया जाता है। इस ब्रांच को मुख्य उद्देश्य ड्रग की टॉक्सिसिटी को समझना होता है। जब ड्रग नए नए बनते हैं तो ड्रग टॉक्सिक है, कैसा है, उसका कुछ एडवर्स इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट तो नहीं शो कर रहा, या फिर शो भी कर रहा है तो वो अच्छा है कि बुरा है, इसमें ये सब भी फार्माकोलॉजिस्ट आपका चेक करता है। फिर अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा होने वाला अगला पॉइंट कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है? कीमोथेरेपी के क्षेत्र में भी फार्माकोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान है। ड्रग थेरेपी को सही तरीके से यूज करने डोज तय करने और एडवर्स इफेक्ट को मैनेज करने में फार्माकोलॉजी का आपको मदद लगता है। ठीक है, डोज कैसे देना है, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट और कैसे उसको मैनेज करना है, वो भी इसमें देखा जाता है। फिर अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट होने वाला है क्या? फार्माकोकाइनेटिक। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक सॉरी फार्माकोकाइनेटिक उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें यह स्टडी किया जाता है कि बॉडी, ध्यान देना, बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। इसमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन शामिल होता है। ठीक है, अगर हमारा फार्माकोकाइनेटिक में अपना क्या देखा जाता है, ADME, यही चीज़ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, इसको ADME हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि जो बॉडी होती है हमारे, वो ड्रग के साथ क्या करती है, जैसे चबा रही है या फिर निगल जा रही है, या फिर एब्जॉर्प्शन उसका कैसा हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कैसा हो रहा है उसका, फिर उसको बाहर कैसे निकाला जा रहा है, अगर ओवर हो जा रहा है या फिर यूज होने के बाद जब सेल्फ लाइफ उसकी ख़त्म हो रही है, सेल्फ लाइफ कर रहे हैं, उसका मेटाबॉलिज्म ख़त्म हो रहा है तो उसको बाहर कैसे निकाला जा रहा है, ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट क्या होने वाला है, फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक क्या होता है? फार्माकोडायनेमिक में यह अध्ययन किया जाता है कि ड्रग बॉडी पर किस प्रकार से इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसमें ड्रग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को समझा जाता है। जैसे फार्माकोकाइनेटिक में हमने क्या पढ़ लिया, फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ लिया हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। अब इसमें हम ये पूछेंगे, हम ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या कर रहा है। ठीक है, तो इसमें फार्माकोडायनेमिक में हम ये पढ़ते हैं। अगर क्लियर नहीं हुआ कमेंट में बोल देना, एक शॉर्ट वीडियो भी इसके ऊपर आ जाएगी। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और ये हर साल एग्जाम में पूछता है, ये ध्यान रखना। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से तात्पर्य उस तरीके या मार्ग से होता है जिसके माध्यम से कोई भी ड्रग बॉडी के अंदर पहुंचती है ताकि वो अपना प्रभाव दिखा सके। रूट ऑफ ड्रग कैसे समझेंगे? आसान शब्दों में अगर देखा जाए, यह वह रास्ता है जिससे ड्रग को पेशेंट के शरीर में दिया जाता है। अगर कोई ड्रग हमारे शरीर में जा रही है, किस तरीके से जा रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, और या फिर किस रास्ते से जा रही है उसको हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। अब कैसे, किस प्रकार के रूट ऑफ ड्रग होते हैं वो हम, और किस तरीके से इफेक्ट करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। पहला पॉइंट इसमें हमारा क्या है, सिस्टमिक इफेक्ट। सिस्टमिक इफेक्ट, जब ड्रग बॉडी में प्रवेश करने के बाद, ठीक है, जब, ध्यान से सुनिएगा, जब ड्रग बॉडी में प्रवेश करने के बाद ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से पूरे शरीर में प्रभाव दिखाती है, उसे हम सिस्टमिक इफेक्ट कहते हैं। जब हमारे सिस्टम में हमारी जो बॉडी है, ठीक है, हमारी जो बॉडी है, शायद छोटा सा डोरेमोन बना दिया, ठीक है, उसमें जब ड्रग इंटर करेगी, ठीक है,
ड्रग को हम डालेंगे तो वो हमारे बॉडी में किस प्रकार से इफेक्ट दिखाती है ब्लड सर्कुलेशन में, उसी को हम सिस्टमिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, फिर हम इसमें अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या होने वाला है? पहला होने वाला है इंटरनल रूट। ठीक है, इंटरनल रूट जिसमें ड्रग इंटेस्टाइन के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, जो ड्रग होता है वो इंटेस्टाइनल रूट्स के थ्रू ये जाता है। तो उसमें क्या आता है? ओरल आता है, और क्या होता है? सबलिंगुअल। जो ओरल होता है वो मुंह से लिया जाता है, सबलिंगुअल जो होता है वो माउथ के अंदर ही, उसको हम लोग निगलते नहीं हैं, बस माउथ के अंदर ही जीभ के नीचे या फिर कहीं साइड में रख देते हैं। ठीक है, फिर हम अगले पॉइंट पे आते हैं। क्या होता है आपका अगला पॉइंट? पैरेंट्रल रूट। पैरेंट्रल रूट क्या होता है? जिसमें ड्रग इंटेस्टाइन के से होकर नहीं जाता, ड्रग को हम लोग खाते नहीं है उसमें। ठीक है, इस रूट में ड्रग सामान्यतः इंजेक्शन या अन्य डायरेक्ट मेथड से दी जाती है। इसमें जो ड्रग होता है या तो इंजेक्शन या फिर कोई डायरेक्ट मेथड से दी जाती है। पैरेंट्रल रूट में क्या होता है? सॉरी, पैरेंट्रल रूट जैसे कि इंजेक्शंस हो गए, उसमें इंजेक्शंस में क्या आते हैं आपके? इंट्रावेनस आते हैं, इंट्रामस्कुलर आते हैं, सबक्यूटेनियस आते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर आते हैं, इंट्रा एथिकल्स आते हैं, फिर इंट्रा ओसियस आते हैं, फिर इंट्रा प्लूरल आते हैं, इंट्रा पेरिटोनियल आते हैं, फिर इंट्रा डर्मल आते हैं। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है, एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन में ये पूछता है। ठीक है, और एमसीक्यू में तो कन्फर्म एक आध दो पूछ ही देगा इसमें से। फिर अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनहेलेशन में मेथड में क्या होता है? इस मेथड में ड्रग को डायरेक्ट लंग्स के माध्यम से बॉडी में प्रवेश कराया जाता है, जहां से वो तेज़ी से सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचते हैं। कभी कभी इन्हेलर आपने लिया होगा, या फिर कोई ऐसा ड्रग्स लेंगे, या फिर ऑक्सीजन मास्क आप ले लीजिए। जब ऑक्सीजन की आपकी कमी होती है तो आपके नाक पे एक बड़ा सा डिब्बा लगा दिया जाता है, जिससे आप क्या करते हैं? डायरेक्ट लंग से ही चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके साथ साथ कुछ कुछ ड्रग जैसे जनरल एनेस्थीसिया वगैरह हो गया, ये सब दिया जाता है। ठीक है, फिर अगले पॉइंट पे आते हैं अपना लोकल इफेक्ट। लोकल इफेक्ट क्या होता है? जब ड्रग को इस प्रकार दिया जाता है कि उसका प्रभाव केवल किसी एक विशेष स्थान तक सीमित रहे, तो उसे लोकल इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी है, ठीक है, यहाँ हमारे दो दो आँख हैं। ठीक है, ड्रग को सिर्फ आँख के लिए डालना है, जैसे कि आई ड्रॉप हो गया, या फिर सिर्फ स्किन पे ही वर्क कराना है, जैसे कि स्किन टॉपिकल एप्लीकेशंस हो गए, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल इफेक्ट बोलते हैं। जब किसी एक ही ऑर्गन या फिर किसी एक ही जगह पे उसको वर्क कराना होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल इफेक्ट। फिर हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है ईयर ड्रॉप या फिर इंट्रा नेजल वगैरह हो गया, ये सब इसके एग्जांपल हैं। फिर अगला पॉइंट क्या है हमारा? इंटरनल रूट। ठीक है, इंटरनल रूट में क्या आएंगे? ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पहला पॉइंट इसमें क्या हो गया? ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वह विधि है जिसमें ड्रग को माउथ के माध्यम से बॉडी के अंदर दिया जाता है। यह रूट सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला है और सबसे सरल मेथड माना जाता है। ठीक है, ये माउथ के थ्रू, मुंह के थ्रू हम ड्रग को अपने बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं, और ये सबसे कॉमन मेथड होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग का। ठीक है, फिर इसमें हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। इसकी विशेषताएं क्या 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 होती हैं ये भी हम लोग जान जाते हैं। तो मोस्ट कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। यह एक इजी और कन्वीनियंट मेथड है, बहुत इजी और आसानी से लेने वाला मेथड है। ठीक है, इसको सामान्यतः हम लोग वाटर और मिल्क के साथ लेते हैं। कुछ टैबलेट है उसको चबाना भी पड़ता है, जैसे डोजेस फॉर्म में इसमें क्या हो जाएगा? टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, सिरप, इमल्सन, सस्पेंशन या फिर एलिक्सर, ये सारी चीज़ें आप सोटेक्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से चीज़ें कंटिन्यू करेंगे, बस याद कर लेना ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, एडवांटेज ऑफ ओरल रूट। एडवांटेज क्या होते हैं ओरल रूट के? बहुत रूट सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा ये प्रीफर्ड होता है। ठीक है, चीपेस्ट कॉस्ट, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत सस्ते में हम लोग को मिल जाता है। ड्रग लेना बहुत आसान होता है, जाओ पानी से लगाओ और अंदर ले लो। ठीक है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और इसको खुद से भी आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई तीसरा आदमी आपको लेकर ला के दे। ठीक है, और ये पेन फ्री रूट है, इसमें कोई दर्द वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं इसके डिसएडवांटेज पे। डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं? इस रूट का उपयोग इमरजेंसी कंडीशन में नहीं किया जा सकता। इस रूट का इमरजेंसी कंडीशन में यूज नहीं किया जाता। फिर ये क्या करता है? गैस्ट्रिक इरिटेशन भी पैदा कर सकता है। फिर क्या करता है? ये
टीथ कलरेशन भी कर सकता है, टीथ पीलापन या फिर कुछ टीथ में खराबी कर दे या फिर माउथ में इरिटेशन कॉज कर दे। इस रूट में वोमिटिंग की संभावनाएं रहती हैं, इसमें आपका वोमिटिंग भी हो सकता है। ठीक है, इसमें आपका वोमिटिंग भी हो सकता है। फिर अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? सबलिंगुअल रूट में ड्रग को टंग के नीचे रखा जाता है, जहां से ड्रग डिलीवरी एब्जॉर्ब होकर ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाती है। सॉरी, ड्रग डायरेक्टली एब्जॉर्ब होकर ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाती है। जब आप सबलिंगुअल मेथड को रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसको बोलेंगे जब ड्रग को आप जीभ के नीचे या फिर मुंह में कहीं लगा लेंगे और वहाँ से वो एब्जॉर्ब होके बॉडी के अंदर जाएगी। ठीक है, जिसमें अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग यूज होती हैं वो सबलिंगुअल मेथड से ही यूज किया जाता है। आपने टीवी में एड्स देखा होगा, बहुत अगर पुराने बच्चे होंगे तो खांसी वगैरह आती रहती थी तो एक टैबलेट लेके मुंह में रखा रहता था। बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट में इस पर प्रचार भी किया था। ठीक है, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एडवांटेज ऑफ सबलिंगुअल रूट। एडवांटेज क्या क्या होते हैं? इस रूट में ड्रग लेने पर एक्शन बहुत तेज़ी से होता है। और इस रूट से हम ड्रग लेते हैं तो एक्शन बहुत तेज़ी से होता है क्योंकि डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है, डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में या फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में हम लोग के पहुंचता है। ये ड्रग एब्जॉर्प्शन रैपिड होता है। ये तीनों लाइन एक ही है, बस अलग अलग तरीके से लाइन बढ़ाने के लिए हम लोगों ने लिख दिया है। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाता है। इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो फार्माकोकाइनेटिक में एडीएमई वगैरह था वो अवॉइड हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या क्या होने वाले हैं इसके? डिसएडवांटेज क्या क्या होने वाले हैं? लार्ज क्वांटिटी में इसको नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक ड्रग जो माउथ में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ड्रग हैं जो कि माउथ में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, वही ये मेंशन कर रहा है, केवल कुछ स्पेसिफिक ड्रग माउथ में एब्जॉर्ब होते हैं। ओरल म्यूकोसा इरिटेशन हो सकता है। ओरल में जो म्यूकोसा होता है, जो टंग में हम लोग को म्यूकोसास होते हैं, उसमें इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। बीटा ड्रग को इस रूट से लेने से डिफ़िकल्ट होता है। जो कड़वे ड्रग होते हैं जो कि खाने पे तुरंत उल्टी हो जाएगी, ठीक है, उस ड्रग को इसमें नहीं लिया जा सकता क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, मुंह एकदम बेकार सा हो जाता है। ठीक है, फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं, पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंटल रूट पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, लॉन्ग में पूछता है ये। पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वह रूट होता है जिसमें ड्रग को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चैनल के माध्यम से नहीं दिया जाता। ठीक है, इनडायरेक्टली बता रहा है कि जो हम लोग के मुंह से खाते हैं, उसके बाद से पचाते हैं, उसके बाद से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, उसके माध्यम से नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये रूट ऑफ ड्रग इंटेस्टाइन से होके नहीं गुजरती है, इंटेस्टाइन से होके ये ड्रग नहीं गुजरती है। ठीक, फिर इसमें अगला पॉइंट क्या होने वाला है? पेरेंटल थेरेपी में मेडिसिन को सामान्यतः सॉल्यूशन फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, पेरेंटल जो थेरेपी होती है, जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसको मेनली हम क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में ही देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म में ही देते हैं। इस रूट में ड्रग को हॉलो नीडल या फिर सिरिंज की सहायता से बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कराया जाता है। ठीक है, इस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहते हैं, या तो हम लोग नीडल से या फिर कोई सिरिंज से एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं। एडवांटेज क्या क्या होते हैं इसके? अनकोऑपरेटिव पेशेंट को भी इंजेक्शन दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे कुछ पेशेंट होते हैं वो अनकॉन्शियस होते हैं ऑपरेशन में, जैसे बेहोश पड़े हुए हैं, उनको दवा तो खिला नहीं सकते हैं। अब उनको क्या करेंगे, हम लोग पेरेंटल रूट से इंजेक्शन के माध्यम से मेडिसिन को हम लोग देते हैं। वोमिटिंग डायरिया का ड्रग एब्जॉर्प्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे सपोज आपने मेडिसिन खाया, उल्टी हो गई, अब पूरा ड्रग तो बॉडी में गया नहीं, थोड़ा बहुत ही गया होगा, लेकिन अगर आपको इंजेक्शन लगा दिया गया, ठीक है, आपको लाख उल्टी हो कोई मतलब नहीं है, आपको वोमिटिंग और डायरिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपका जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर ही प्रॉपर तरीके से रहेगा। स्टमक इरिटेशन नहीं होता है। ठीक है, स्टमक में जो इरिटेशन होता है वो नहीं होता क्योंकि खा नहीं रहे हैं इसको। ड्रग की एक्यूरेट डोज दी जा सकती है। ड्रग को हम लोग एक्यूरेट डोज दे, सपोज 500 mg का ड्रग है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 500 mg ही देंगे। आप जो मेडिसिन लेते हैं ना, उसमें 500 mg ड्रग नहीं जाता है।
ठीक है। ये क्या करता है, फर्स्ट पास इफेक्ट अवॉइड हो जाता है इसमें। ठीक है, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है ये इसको अवॉइड कर देता है। बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है इसकी। बायोअवेलेबिलिटी जैसे कि पूरे डायरेक्ट ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहे थे, इसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या होगी, 100% होगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ पैरेंटल रूट। डिसएडवांटेज क्या होता है, ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, आप ये खुद से नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इंजेक्शन देने के लिए स्पेशल टेक्निक और ट्रेन पर्सन की आवश्यकता होती है। इंजेक्शन देने के लिए स्पेशल टेक्निक या फिर कोई ट्रेन पर्सन आपको चाहिए होता है। ड्रग देने के बाद उसे वापस नहीं निकाला जा सकता। अगर आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्ट कोई ड्रग भेज दिया गया, उसको हम लोग वापस इसमें नहीं निकाल सकते हैं। अब अगले पॉइंट पे आते हैं अपने। अगला पॉइंट क्या होने वाला है, इंजेक्शन। अब हम क्या करेंगे, इंजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, हम अब इसमें क्या करेंगे, इंजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंजेक्शन में आपका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका इंजेक्शन में, इंट्रावेनस रूट। इंट्रावेनस रूट क्या होता है, हम एक मिनट थोड़ा इसको एडजस्ट कर लूँ मैं। इंट्रावेनस रूट क्या होता है, ये आपका 10 to 50 डिग्री में इसको लगाया जाता है। इंट्रावेनस में ड्रग को डायरेक्ट वेंस में इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। यह इंजेक्शन सामान्यतः हाथ की वेंस जैसे क्यूबिटल बेसिलिक्स या फिर केफेलिक वेंस में लगाया जाता है। ठीक है, केफेलिक वेंस में ये लगाए जाते हैं। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि नसों में लगाए जाते हैं। एडवांटेज ऑफ आईवी रूट, आईवी मतलब यही इंट्रावेनस रूट। ठीक है, आईवी रूट मतलब इंट्रावेनस रूट। एडवांटेज क्या क्या होते हैं इसके, एडवांटेज देख सकते हैं। एक्शन बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, ड्रग लॉस नहीं होता है। इमरजेंसी कंडीशन में इसको देते हैं। ठीक है, और दे सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में इमरजेंसी केस में ही दिया जाता है। ठीक है, बायोअवेलेबिलिटी भी इसकी 100% होती है। फिर इसका डिसएडवांटेज देख सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट होता है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत जल्दी ये बॉडी पे असर दिखाना चालू कर देता है। ठीक है, एक तरह से ये डिसएडवांटेज ये ध्यान देना। ठीक है, अगर बढ़िया से दिमाग लगाओगे तो ये डिसएडवांटेज नहीं काउंट होगा। इसमें ओनली एक्वस प्रिपरेशन का ही उपयोग किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक्वस प्रिपरेशन ही हम देते हैं। फिर अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या होने वाला हमारा, इंट्रामस्कुलर रूट। ठीक है, आईएम जो इंट्रामस्कुलर रूट होता है, जो मसल्स में हम इंजेक्शन देते हैं वो 90 डिग्री पे देते हैं। इंट्रामस्कुलर रूट ड्रग को मसल्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, मसल्स के अंदर वो हम लोग देते हैं। यह सामान्यतः बटॉक्स, थाई या फिर मसल्स वगैरह, शोल्डर वगैरह में हम इसको देते हैं। फिर अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। सबक्यूटेनियस रूट, एससी जो होता है, ठीक है, रूट ऑफ जो एससी रूट होता है उसको हम क्या करते हैं, 45 डिग्री पे इस ड्रग को इंजेक्ट हम लोग बॉडी के अंदर करते हैं। ठीक है, सबक्यूटेनियस रूट ड्रग ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू में इंजेक्ट किया जाता है। यह मेथड मुख्यतः नॉन इरिटेंट ड्रग के लिए उपयोग होता है। ठीक है, कॉमन साइट क्या होते हैं उसके, आर्म जैसे फोर आर्म्स हो गए, आर्म्स हो गए, थाई हो गए। ठीक है, इसमें दिया जाता है, जिसमें क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे, इंसुलिन आ जाएगा, एड्रेनलिन आ जाएगा। ठीक है, इनसॉल्युबल जो सस्पेंशन होते हैं उसको इस रूट के माध्यम से दिया जाता है। फिर अपना अगला टॉपिक क्या होने वाला है, इंट्रा आर्टियल रूट। इंट्रा आर्टियल रूट क्या होता है, इंट्रा आर्टियल रूट में का उपयोग मुख्य रूप से कीमोथेरेपी में किया जाता है। ठीक है, इसका क्या करते हैं, कीमोथेरेपी में मेनली इसका यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें ड्रग को डायरेक्ट आर्टरीज में हम लोग देते हैं। ठीक है, जिसमें वो क्या था, इसका प्रयोग मैलिग्नेंट ट्यूमर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं उसका इसका प्रयोग उसमें किया जाता है। और एंजियोग्राफी में भी इस रूट का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट क्या होने वाला है, इंट्रा आर्टिकुलर रूट। इंट्रा आर्टिकुलर रूट क्या होता है, इंट्रा आर्टिकुलर रूट में इंजेक्शन को ज्वाइंट्स की कैविटी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ठीक है, यह रूट विशेष रूप से ज्वाइंट रिलेटेड कंडीशन में उपयोग होता है। जैसे दो ज्वाइंट्स हो गए, ठीक है, दो ज्वाइंट्स हो गए तो बीच में थोड़ा सा जगह रहता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें जगह होता है, तो ये क्या करते हैं, हम उसके अंदर लगाते हैं। ठीक है,
फिर हमारा आता है कि इंट्रा इंट्राथेकल रूट। इंट्राथेकल रूट क्या होता है? ठीक है, इंट्राथेकल रूट में इंजेक्शन को स्पाइनल कॉर्ड के आसपास हम लोग CSF, ठीक है, CSF इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताएंगे, वहाँ दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप इसको स्पाइन एनेस्थीसिया या फिर डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फिर इसमें आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल रूट में ड्रग को स्किन के सुपर स्पेशियल लेयर में इंजेक्ट किया जाता है। जो इंट्राडर्मल रूट होता है वो स्किन के सुपर स्पेशियल क्या होता है, लेयर में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, कुल मिला के ये स्किन में लगाया जाता है। इसका उपयोग किस प्रकार से होता है, आपको ये 3 एग्जाम्पल, जैसे वैक्सीन हो गया, BCG वगैरह में इसको यूज करते हैं। फिर अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। इंट्राओसियस रूट। इंट्राओसियस रूट क्या होता है? इंट्राओसियस रूट में इंजेक्शन को डायरेक्टली बोन मैरो में दिया जाता है। यह रूट विशेष रूप से फ्रैक्चर या फिर इमरजेंसी केस में उपयोग किया जाता है, जब वेनस एक्सेस संभव ना हो। जब वेंस वगैरह में आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बोन मैरो में ही जो ड्रग होता है उसको हम लोग इमरजेंसी केस में या फिर फ्रैक्चर वाले केस में हम लोग उसको वहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, फिर अपना अगला पॉइंट होने वाला है, अगला पॉइंट क्या होने वाला है, इंट्राप्ल्यूरल रूट। इंट्राप्ल्यूरल रूट क्या होता है? इंट्राप्ल्यूरल रूट को उपयोग लंग कैविटी में इन्फेक्शन या स्पेसिफिक कंडीशन के ट्रीटमेंट इन्फेक्शन या फिर स्पेसिफिक कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। यह रूट इस रूट में ड्रग को प्लूरल स्पेस में दिया जाता है। ठीक है, लंग्स कैविटी में जब कोई लंग्स कैविटी हो गया फिर या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया उसमें हम इंट्राप्ल्यूरल रूट को यूज करते हैं। ठीक है, इंट्राप्ल्यूरल रूट में हम उसको ड्रग को देते हैं। फिर अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं, इंट्रापेरिटोनियल रूट। इंट्रापेरिटोनियल रूट क्या होता है? ठीक है, इंट्रापेरिटोनियल रूट में इंजेक्शन को डायरेक्टली एब्डोमेन कैविटी या फिर स्टमक या फिर इंटेस्टाइन के आसपास एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा डायरेक्ट एब्डोमेन कैविटी जो होती है हमारी बॉडी की, जो स्टमक एरिया होता है, इंटेस्टाइन एरिया होता है, उसमें हम लोग इसको देते हैं। ठीक है, फिर अगले पॉइंट पे आते हैं आपका इनहेलेशन रूट। इनहेलेशन रूट क्या होता है? जब कोई गैस या वेपर फॉर्म वाली मेडिसिन बॉडी में ब्रीथिंग के माध्यम से दी जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन रूट उसे हम बोलते हैं। जैसे कि अगर सांस के माध्यम से हम कोई ड्रग या फिर अपने बॉडी में भेजते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेलेशन रूट। जैसे कि फॉर एग्जांपल जनरल एनेस्थीसिया, जब बॉडी को पूरा तरीके से अनकॉन्शियस करना होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? किसी भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग देने के बाद उस ड्रग का ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अगर आसान शब्दों में देखा जाए तो ड्रग को बॉडी में एंटर लेने के बाद ब्लड में ट्रांसफ़र होना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे ड्रग को हम लोग ले लिए, ठीक है, जब वो ब्लड में आ जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा, ठीक है, तो जो आने का वो तरीका है ना, ठीक है, जो आने का तरीका है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फिर अगला पॉइंट हमारा है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। जो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को अफेक्ट करता है। ठीक है, ऐसे कई फैक्टर होते हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन रेट और एक्सटेंट को भी प्रभावित करते हैं। प्रमुख फैक्टर निम्नलिखित हैं, जो नीचे हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग होने वाला है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या होने वाला है, दो पॉइंट करके चलते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग। ड्रग की फिजिकल स्टेट क्या है? ठीक है, वो सॉलिड है कि लिक्विड है, गैस है। जैसे सॉलिड है, जो सॉलिड होता है वो थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन उसका स्लो होता है जो लिक्विड के मुकाबले। जो सॉलिड होता है उसका थोड़ा कम होता है लिक्विड के मुकाबले। ठीक है, इस तरीके से आप हाई और लोअर या आप याद रखना। ठीक है,
पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है। अगर ड्रग का साइज कितना, अगर छोटा पार्टिकल है तो वो सॉरी, यदि ड्रग का पार्टिकल साइज बड़ा हो तो एब्जॉर्प्शन धीमे होता है। अगर ड्रग का साइज थोड़ा बड़ा हो, ठीक है, तो ऑब्जॉर्प्शन बहुत ही धीरे होगा। अगर पार्टिकल साइज बहुत छोटा हो, एब्जॉर्प्शन उसका बहुत ही जल्दी होगा, ठीक है। फिर ड्रग के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ड्रग की कंसंट्रेशन भी एब्जॉर्प्शन में प्रभावित करती है। बहुत ही अधिक कंसंट्रेशन होने पर ड्रग हमेशा तेज़ी से हो सक एब्जॉर्ब हो ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। अगर ड्रग का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो ये भी ज़रूरी नहीं होता है। जैसे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो धीरे धीरे करके बॉडी हमारी इनटेक करती है। अब बहुत ज़्यादा कम कंसंट्रेशन है, वो जल्दी जल्दी सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, उसके वजह से वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। फिर अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, जो एब्जॉर्बिंग सरफेस का एरिया होता है उस पर भी एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग डिपेंड करता है। एब्जॉर्वेशन सरफेस ऑफ सॉरी एब्जॉर्वेशन सरफेस का एरिया जितना अधिक होता है ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी उतना ही अधिक होता है। इसलिए सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन पर सीधा प्रभाव डालता है, ठीक है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ड्रग एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा, ठीक है। जितना ज़्यादा, ठीक है, सरफेस एरिया रहेगा ड्रग का एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। पीएच ऑफ ड्रग। पीएच ऑफ ड्रग क्या होता है? ड्रग के पीएच का एब्जॉर्प्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ड्रग का आयोनाइज्ड या फिर अनआयोनाइज्ड फॉर्म एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करता है। जो ड्रग का आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म होता है वो भी ड्रग को प्रभावित करता है। जैसे कि अगर एंटासिड हम ले रहे हैं, ठीक है, बॉडी के शरीर के अंदर, तो वो भी रुक रुक के थोड़ा सा इफेक्ट दिखाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस ऐसे एग्जाम्पल का मैंने बता दिया है, ठीक है। फिर अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर पढ़ते हैं। ड्रग की एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इस बात पर भी डिपेंड करती है कि ड्रग किस रूट से एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है। आप पैरेंटल रूट से ले रहे हैं या फिर ओरल रूट से ले रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। फिर आपका बकल कैविटी वाला भी था, ठीक है, जीभ के अंदर रख ले रहे थे, सबलिंगुअल रूट, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। उसमें क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही, ठीक है, ड्रग बहुत ही तेज़ी से एडमिनिस्ट्रेट हो जा रहा था। अब पेट के अंदर जाएगा, फिर वहाँ से भी इसके मुकाबले थोड़ा सा कम, इसके मुकाबले सबलिंगुअल रूट के मुकाबले थोड़ा धीमे एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ क्या होते हैं एब्जॉर्प्शन के? ड्रग एब्जॉर्प्शन विभिन्न मैकेनिज्म के माध्यम से होता है, जैसे कि फिल्ट्रेशन। पहला पॉइंट क्या है हमारा? फिल्ट्रेशन। ड्रग से एपीआई निकलने के बाद उसे वाटर के बहुत छोटे मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं, ठीक है। जब एपीआई निकल जाता है उसमें वाटर के बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल उसमें आते हैं, ठीक है, और उसमें रहते हैं। यह मॉलिक्यूल एक्वस चैनल के माध्यम से फिल्टर होकर पास हो जाते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं वो एक्वस चैनल के रास्ते ये फिल्टर आउट होके पास हो जाते हैं, ठीक है। फिर अपना अगले पॉइंट पे चलते हैं। पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है? जिस डिफ्यूजन प्रोसेस में एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है उसे पैसिव डिफ्यूजन कहा जाता है। अगर ड्रग एब्जॉर्प्शन में अगर एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसको पैसिव डिफ्यूजन बोलते हैं। ड्रग की मोमेंटम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सपोज ये हमारा ड्रग है, ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, यहाँ कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ कंसंट्रेशन आपका लो है, तो ड्रग हमेशा क्या करेगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है, जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च नहीं होती है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग का डिफ्यूजन तेज होता है। जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं उनका डिफ्यूजन हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही तेज़ी से होता है, जबकि वाटर सॉल्युबल ड्रग का डिफ्यूजन कंपेरेटिवली धीरे होता है, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन
तेज होता है, सॉरी डिफ्यूजन तेज होता है, और वाटर सॉल्युबल का क्या होता है, डिफ्यूजन बहुत ही धीरे होता है लिपिड सॉल्युबल के मुकाबले। ठीक है, फिर अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी एक प्रकार का पैसिव डिफ्यूजन होता है। ये भी एक प्रकार का पैसिव डिफ्यूजन होता है जिसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ड्रग का ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक चैनल या कैरियर के माध्यम से होता है। ठीक है, इसमें भी एनर्जी नहीं लगती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन आपका क्या था, इसमें क्या था, जो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा था, उसमें एक स्पेसिफिक चैनल ऐड हो जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक चैनल या फिर कोई कोई मीडियम हम लोग यूज करते हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, हम लोग यूज नहीं करते हैं, हमारी बॉडी यूज कर लेती है, या फिर कभी कभी हम भी लोग यूज करते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट क्या होने वाला है, हमारा अगला पॉइंट होने वाला है बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, किसी भी ड्रग का वह फ्रैक्शन या मात्रा जो एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचती है, उसे हम बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं। किसी ड्रग की हम लोग बायोअवेलेबिलिटी क्यों बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, जितनी ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, ठीक है, और अपना इफेक्ट शो करती है, हम उसको क्या बोलेंगे, बायोअवेलेबिलिटी। यहाँ पे आसान शब्दों में भी लिखा गया है, यहाँ पे हमारे आसान शब्दों में भी लिखा गया है, दी दी गई टोटल ड्रग डोज में से कितना अमाउंट अमाउंट ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचा, उसी अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या होता है बायोअवेलेबिलिटी का, बायोअवेलेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ ड्रग रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन अपॉन डिवाइड बाई, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड। हम हमारा बायोअवेलेबिलिटी अगर किसी ड्रग का निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, कितना मेडिसिन हम लोगों ने हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा है, ठीक है, और कितना मेडिसिन हम लोगों ने अपना इनटेक किया है, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों का क्या होता है, बायोअवेलेबिलिटी निकल जाती है। ठीक है, फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं अपने, फैक्टर अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, क्या क्या फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं बायोअवेलेबिलिटी को, फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बायोअवेलेबिलिटी को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। जब ड्रग को ओरल रूट से दी जाती है तो उसका मेटाबॉलिज्म सबसे पहले लीवर में हो जाता है। ठीक है, इसके कारण ड्रग का एक बड़ा हिस्सा लीवर में ही मेटाबोलाइज्ड हो जाता है, जिससे 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 कम मात्रा में कम मात्रा सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच पाती है और बायोअवेलेबिलिटी घट जाती है। जब हम लोग ड्रग को, जैसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है, ठीक है, जो एडीएमई प्रोसेस जो होता है हमारा, अगर हम उसके थ्रू ड्रग को लेते हैं तो बहुत सारा मेटाबॉलिज्म हमारे लीवर में ही हो जाता है। ठीक है, जिससे जो ड्रग होते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, जिससे हमारी क्या होती है, बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, हम लोगों ने एडवांटेज ऑफ पैरेंटल रूट में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ रखी है ऊपर। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग के एब्जॉर्प्शन के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन के अर्थ है ड्रग का ब्लड प्लाज्मा के माध्यम से बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचना। जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, उसमें भी वो भी क्या होता है, बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है, जो कि जब ड्रग एब्जॉर्प्शन होती है तो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में अलग अलग जगह पे ड्रग को पहुंचना होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं, ड्रग कुछ मात्रा में सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है, कुछ टिश्यू में जमा हो जाती है, और कुछ ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी हो जाता है। जो ड्रग होता है कुछ सेल में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, फिर टिश्यू में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, और कुछ ड्रग का होता है जो मेटाबोलाइज्ड हो जाता है, ठीक है, बॉडी के अंदर। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट चलते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमारा पॉइंट क्या था, हमारा
फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले लिपिड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। यदि ड्रग लिपिड सॉल्युबल नहीं है तो वह सेल या टिश्यू के अंदर आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता। अगर लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होते हैं वही जो होते हैं वो सेल के और टिश्यू के अंदर अच्छी तरीके से जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ ड्रग, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन, यदि ड्रग का ब्लड सर्कुलेशन अधिक है वो तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अधिक और तेज होता है। अगर ड्रग का मूवमेंट ज़्यादा है ब्लड सर्कुलेशन में, मतलब अगर ब्लड सर्कुलेशन भी ज़्यादा है तो क्या होता है हमारा वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में अच्छे से हमारे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। फिर हमारा एक और फैक्टर है मॉलिक्यूलर साइज। यदि ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज छोटा है तो वह अधिक मात्रा और आसानी से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर मॉलिक्यूल साइज एकदम छोटा छोटा है तो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर हमारा अगला पॉइंट क्या होने वाला है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उस रेशियो को कहते हैं जिसमें यह देखा जाता है कि ड्रग की कितनी मात्रा बॉडी टिश्यू में गई और कितनी मात्रा प्लाज्मा में मौजूद रही, ठीक है। कितनी जो जो वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें क्या देखा जाता है, कितनी ड्रग हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में गई, ठीक है, और कितनी ड्रग हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ही या फिर प्लाज्मा में चली गई। आसान शब्दों में देखा जाता तो ड्रग का बॉडी में फैलाव किस एक्सटेंट तक हुआ है वही वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दर्शाता है, ठीक है। फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं अपने। अगला पॉइंट क्या होने वाला है हमारा, सिंथेटिक रिएक्शन क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं अपना, कंजुगेशन रिएक्शन। जब ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तब होने वाले रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। इसमें अगला पॉइंट क्या है, इन रिएक्शन में ड्रग किसी अन्य सब्सटेंस के साथ कंबाइन या फिर कंजुगेट होकर इनएक्टिव बन जाता है। इस कारण सिस्टमिक रिएक्शन को कंजुगेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, फैक्टर मॉडिफाइंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या होता है, पहला पॉइंट में चलते हैं, इनहिबिटर्स, ठीक है। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देते हैं। कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो साथ में जो ड्रग्स लिए होते हैं फिर तो कोई दूसरा ड्रग लिए होते हैं उसको इनहिबिट कर देते हैं। इनहिबिटर के कारण ड्रग का ब्रेकडाउन धीमे हो जाता है। जो ड्रग का ब्रेकडाउन होता है वो इसके कारण थोड़ा धीमे हो जाता है। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो दूसरे ड्रग के साथ मिलके खुद ही का ब्रेकडाउन धीरे करा देते हैं या फिर इनहिबिट हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, ओमेप्राजोल हो गया, इस टाइप के जो ड्रग होते हैं वो इनहिबिटर का काम करते हैं, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, स्टिमुलेटर्स, ठीक है। स्टिमुलेटर्स क्या होते हैं, कुछ ड्रग और एंजाइम्स, ठीक है, कुछ ड्रग और एंजाइम ड्रग मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देती हैं। कुछ जो होते हैं ड्रग क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। इन्हें एंजाइम स्टिमुलेटर या फिर इंड्यूसर, ठीक है, इंड्यूसर कहा जाता है। एग्जांपल में आप ये अपना देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फेनोटीन हो गया, फिर रिफाम्पिसिन हो गया, ये सारे ड्रग इसमें आते हैं, ठीक है। हमारा तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, एज, ठीक है। चिल्ड्रन में ड्रग मेटाबॉलिज्म सामान्य स्लो होता है। जो बच्चे होते हैं उसमें जो ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है वो मोस्टली स्लो होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्योंकि उनके मेटाबॉलिक एंजाइम पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए होते हैं। जो बच्चे होते हैं उसमें ड्रग का मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो होता है क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक एंजाइम अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते हैं। जेंडर में क्या हो जाएगा, ठीक है, सेक्स में जैसे कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो मेटाबोलाइज जो क्षमता होती है वो मेल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा कम पाई जाती हैं,
ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या है हमारा, स्पीसीज, ठीक है। ड्रग मेटाबॉलिज्म स्पीसीज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जो स्पीसीज होती हैं हमारे, उसमें भी ड्रग मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है। ड्रग मेटाबॉलिज्म स्पीसीज पे भी डिपेंड करता है। कुछ स्पीसीज में ड्रग आसानी से मेटाबॉलाइज हो जाते हैं, जबकि कुछ में नहीं हो जाते हैं। जैसे कि रैबिट में हो गया, रैबिट में एट्रोपिन आसानी से मेटाबॉलाइज हो जाता है क्योंकि उनमें एट्रोपिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, लेकिन ह्यूमन में ये एंजाइम एब्सेंट होता है, इसलिए एट्रोपिन ह्यूमन्स के लिए टॉक्सिक होता है। ध्यान रखना, सीधे टॉक्सिक ही हो जा रहा है, ठीक है। फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर क्या होता है, कुछ जेनेटिक रीज़न के कारण ड्रग मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होता है, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। फिर बॉडी टेम्परेचर भी करता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ड्रग मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर अपना अगले पॉइंट पे चलते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। ड्रग को बाहर निकालने की प्रक्रिया, ठीक है। ड्रग बॉडी में ड्रग मेटाबोलाइज होने के बाद, ठीक है, मेटाबोलाइज होने के बाद ड्रग या उसके मेटाबोलाइट्स, ठीक है, मेटाबोलाइट्स को बॉडी से बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। जब ड्रग अच्छे से बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाता है, उसके बाद हमको उसको बाहर भी निकालना है, तो हम लोग क्या उसको बोलते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, ठीक है। मेजर रूट क्या क्या होते हैं, ठीक है। मेजर रूट क्या क्या होते हैं एक्सक्रीशन के, किडनी, बाइल, सलाइवा, स्वेट, फिर टीयर्स, आंसू भी हमारे होते हैं, या फिर फेसियस होते हैं, ठीक है। फिर अगले पॉइंट पे आते हैं आपका, रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन। ड्रग मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ड्रग मेटाबॉलिज्म के बाद ड्रग या उसके मेटाबोलाइट्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए विभिन्न रूट ऑफ एक्सक्रीशन होते हैं, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा आपका, बाइलरी एक्सक्रीशन। इस रूट में ड्रग बाइल के माध्यम से एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या हो गया, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, या फिर रिफाम्पिसिन हो गया आपका, या फिर क्लोरोप्रोमाजीन हो गया आपका, ठीक है। फिर आपका सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, पल्मोनरी एक्सक्रीशन। पल्मोनरी, कुछ ड्रग जो होते हैं वो लंग्स के माध्यम से एक्सक्रीट आउट होते हैं, विशेष करके जो वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, जो वोलेटाइल के माध्यम से धुएं के रास्ते, वेपर फॉर्म के रूट से, वेपर फॉर्म में होते हैं, वो क्या होते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, जो कि लंग्स के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हेलोथेन हो गया, फॉर एग्जांपल आपका क्या हो गया, हेलोथेन। फिर आपका अगले पॉइंट पे आते हैं, सेलिवरी एक्सक्रीशन। इसकी एक्सक्रीशन ये क्या होते हैं, कुछ ड्रग होते हैं जो सलाइवा के साथ बाहर निकलते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया कैफीन हो गया, ठीक है, थायोफेनाइलिन हो गया, ये सारे क्या होते हैं आपके एग्जाम्पल इसके होते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, डर्मल होते हैं एक्सक्रीशन होता है। इस रूट में ड्रग स्किन के माध्यम से, पसीने के माध्यम से ये बाहर निकलते हैं, जैसे आप क्या हो गया, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, स्किन के माध्यम से निकलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डर्मल एक्सक्रीशन। फिर अपना अगला पॉइंट होता है, क्या होता है, स्वेट एक्सक्रीशन, ठीक है। आप डर्मल में भी इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग से अगर पॉइंट बढ़ाना हो आपको तो ये चीज़ आप अलग से लिख सकते हैं। कुछ सब्सटेंस जो होते हैं जो पसीने या फिर स्वेट के द्वारा पसीने के द्वारा बाहर निकलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो जाते हैं आपके, हैवी मेटल्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमारा अगला पॉइंट है, मेमोरी एक्सक्रीशन। कुछ ड्रग जो होता है जो ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, मेमोरी सिक्रेशन के माध्यम से एक्सक्रीट हो जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, जिसके निकोटीन हो गया, मॉर्फिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, ठीक है, बारबिचुरेट्स हो गया, डाइजापाम हो गया, ये आपके क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड से, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड से आपके एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपका सातवां पॉइंट क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक्सक्रीशन। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक्सक्रीशन है, इस रूट में क्या होता है, इस रूट में ड्रग इंटेस्टाइन के माध्यम से एक्सक्रीट आउट होता है, मतलब जो इंटेस्टाइन हमारा होता है उसके थ्रू बाहर निकलता है, जैसे आपका क्या हो गया,
क्विनिन जो ड्रग होता है वो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइन के माध्यम से एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। फिर आपका क्या होता है जेनिटल एक्सक्रीशन। कुछ ड्रग जो होता है जेनिटल सिक्रेशन के माध्यम से एक्सक्रीट आउट होते हैं, जैसे कि आपका हो गया सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो होता है वो क्या होते हैं, वो जेनिटल एक्सक्रीशन में आते हैं, ठीक है, उसके थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। फिर हम अपना अगले पॉइंट पे चलते हैं, टाइप ऑफ एलिमिनेशन काइनेटिक्स, ठीक है। टाइप ऑफ एलिमिनेशन काइनेटिक्स, ड्रग एक्सक्रीशन के रेट को समझने के लिए एलिमिनेशन काइनेटिक्स का मुख्य रूप से दो प्रकार में, मतलब दो भागों में बांटा जाता है। जैसे इसका पहला पॉइंट आपका क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ये संदिग्ध होता है कि जब बॉडी में ड्रग का कंसंट्रेशन जितना अधिक होता है, ड्रग का एक्सक्रीशन उतना ही अधिक होता है। जैसे बॉडी ड्रग का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, ड्रग का एक्सक्रीशन भी उतना ही अधिक होगा, ठीक है। जैसे कि ड्रग का एक्सक्रीशन जो होता है आपका ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम लोगों ने ये चीज़ ऊपर पढ़ रखी है। फिर इसका सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक, ठीक है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक क्या होता है, ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन चाहे जितना भी हो, ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, जितना भी हो, ठीक है। ड्रग का जो एक्सक्रीशन रेट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जैसे कि काइनेटिक में एक्सक्रीशन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अब इसमें क्या अंतर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या था, कंसंट्रेशन पे ये क्या कर रही थी, डिपेंड कर रही थी, और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पे क्या हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही थी, ठीक है। फिर अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं, फार्माकोडायनेमिक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा एग्जाम में पूछता है और हर साल पूछता आया है, ठीक है। तो इसका सीधे सीधे क्या मतलब होता है, व्हाट ए ड्रग डू टू द बॉडी। बॉडी जो होती है हमारी वो जो ड्रग होती है वो हमारे बॉडी के साथ क्या करती है। जिसमें फार्माकोडायनेमिक में यह अध्ययन किया जाता है कि कोई ड्रग बॉडी में जाकर क्या इफेक्ट उत्पन्न करती है। जो ड्रग होता है वो बॉडी में जाकर क्या इफेक्ट शो करती है, हम लोग उसमें क्या करते हैं, फार्माकोडायनेमिक में पढ़ते हैं। इसमें ड्रग द्वारा होने वाली फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल चेंज को समझा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ड्रग होता है उसके द्वारा जो फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसको हम लोग इसमें क्या करते हैं, समझते हैं। ड्रग बॉडी में पहुंचने के बाद अलग अलग तरीके से कार्य करती है और अपना इफेक्ट शो करती है, ठीक है। फिर अपना अगले पॉइंट पे चलते हैं, क्या होने वाला आपका, टाइप ऑफ ड्रग एक्शन। टाइप ऑफ ड्रग एक्शन क्या हो जाएगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा, स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन क्या होता है, कुछ ड्रग बॉडी में जाकर सेलुलर एक्टिविटी को बढ़ा देती है और सेल को स्टिमुलेट कर देती है। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, कैफीन। जब आप कॉफ़ी वगैरह पीते होंगे तो आप देखते होंगे आपको नींद वगैरह नहीं आती है, तो आपका जो सेल की एक्टिविटी होती है, जो सेलुलर एक्टिविटी होती है, उसको क्या करता है, ये चीज़ स्टिमुलेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आपका कैफीन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, डिप्रेशंस, ठीक है। डिप्रेशन में क्या हो जाएगा, ठीक है, जब पेशेंट बहुत अधिक ओवर एक्टिव होता है तब कुछ ड्रग उसकी एक्टिविटी को कम करने का कार्य करती है। जैसे आपका क्या हो जाएगा, बारबिचुरेट्स, ठीक है। जैसे कि जब बहुत ज़्यादा कोई पेशेंट है या फिर कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग देते हैं डिप्रेसेंट एक देते हैं, जिसका फॉर एग्जांपल है बारबिचुरेट्स, ठीक है। फिर आपको क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट क्या है आपका, इरिटेशन। इरिटेशन क्या होता है, कुछ ड्रग बॉडी में जाने के बाद इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका क्या हो गया, सेना, ठीक है। जब आप सेना को लेंगे तो आपको बॉडी में थोड़ा इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन का कॉज करेगा, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट हमारा क्या होने वाला है, रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है, जब बॉडी में किसी हार्मोन्स या सब्सटेंस का डिफिशियंसी होता है, ठीक है। जब बॉडी में किसी हार्मोन या फिर सब्सटेंस का डिफिशियंसी होता है, मतलब कम होता है, तो बाहर से ड्रग देकर उस डिफिशियंसी को पूरा की जाती है, ठीक है। जैसे कि इंसुलिन इज़ द कॉमन यूज़ ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। जब शरीर में इंसुलिन की कमी होती है, ठीक है, तो शुगर बढ़ता है, ठीक है, तब जाके इंसुलिन बाहर से हम लोग इंजेक्ट करते हैं डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन क्या होता है, ड्रग बॉडी में प्रवेश करने के बाद
सबसे पहले स्पेसिफिक रिसेप्टर में जाकर बाइंड करती है, ठीक है। जब जो ड्रग होती है, ठीक है, बॉडी में एंटर करने के बाद एक रिसेप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्या होते हैं, ठीक है। तो जब बाइंड करती है, जिस रिसेप्टर से ड्रग बाइंड करती है उसके माध्यम से ड्रग अपना एक्शन शो करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन बोलते हैं, ठीक है। जब बॉडी रिसेप्टर से जाके बाइंड करती है और अपना एक्शन शो करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है। फिर अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। ड्रग रिसेप्टर क्या होता है? ड्रग रिसेप्टर सामान्यतः माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। ड्रग जब इन रिसेप्टर पे से बाइंड करती है तो रिसेप्टर एक्टिव होकर अपने स्पेसिफिक फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि रिसेप्टर में आपके क्या होता है, प्रोटीन, न्यूक्लियोलिक एसिड, ये सभी ड्रग रिसेप्टर के रूप में कार्य कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये सब एज ए ड्रग रिसेप्टर काम करते हैं। फिर हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं, फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग इफेक्ट। फैक्टर क्या क्या होते हैं, फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करते हैं ड्रग इफेक्ट को, जिससे ड्रग के इफेक्ट को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करते हैं, बताइए कितने जटिल शब्द हैं। ड्रग का इफेक्ट हर व्यक्ति में एक सा नहीं होता है, ठीक है। कोई ऐसे फैक्टर होते हैं जो ड्रग के एक्शन और रिस्पॉन्स को बदल देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि ड्रग के एक्शन या फिर उसके रिस्पॉन्स को बदल देते हैं। जैसे हम लोग ड्रग्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो कि उसको, उसके एफिकेसी को या फिर उसके मेटाबॉलिज्म को कम या ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, एज। चिल्ड्रन में ड्रग का इफेक्ट अक्सर अधिक हाइपर रिएक्टिव देखा जाता है। जिस चिल्ड्रन में होता है, क्या होता है, ड्रग का इफेक्ट बहुत ही अधिक मात्रा में देखा जाता है। इसमें प्रमुख कारण यह है कि बच्चों में रेनल फंक्शन और मेटाबॉलिक सिस्टम पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होता है, ठीक है। जो रेनल फंक्शन होता है, एक्सक्रीट आउट करने का जो फंक्शन होता है, और मेटाबॉलिक सिस्टम होता है, वो पूरी तरीके से अभी ग्रोथ नहीं होता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा हाइपर रिएक्टिव हो जाता है कभी कभी ड्रग। फिर आप अगले पॉइंट में चलते हैं। ये भी एक पॉइंट है, इसलिए बच्चों को ड्रग देते समय डोज कैलकुलेट करके दी जाती है। बच्चों को अच्छे से, बहुत ही एक्यूरेट मात्रा में हम लोग डोज कैलकुलेट करके देते हैं। बॉडी वेट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ड्रग का एक्शन बॉडी वेट पे भी डिपेंड करता है, इसलिए ड्रग को डोज बॉडी वेट के अनुसार तय की जानी चाहिए ताकि सही थेरेपेटिक इफेक्ट मिल सके। फिर जेंडर के अकॉर्डिंग भी करता है, ठीक है। जैसे कि फीमेल में आपका ऊपर पढ़ चुके हैं हम ना, धीरे धीरे इफेक्ट शो करता है, ठीक है, ठीक है। फीमेल्स में जैसे होता है इफेक्ट धीरे धीरे शो करता है मेल्स के मुकाबले, ठीक है। फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी, ये भी हम लोग ऊपर पढ़ लिए हैं, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, पैथोलॉजिकल स्टेट। यदि किसी व्यक्ति का कोई डिजीज़ या फिर पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो ड्रग अपना नॉर्मल एक्शन ठीक से शो नहीं कर पाती। विशेष रूप से यदि पेशेंट को जेनेटिक डिजीज़, तो ड्रग रिस्पॉन्स काफ़ी बदल जाता है। अगर किसी पेशेंट को जेनेटिकल दिक्कत है, तब भी क्या होता है, कुछ ड्रग्स के रिस्पॉन्स चेंज हो जाते हैं, और कभी कभी अलग अलग बीमारियों के अकॉर्डिंग ड्रग सही से यूज नहीं कर पाता है, मतलब अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता है। फिर अपना अलग पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या होने वाला है आपका, टॉलरेंस। जब किसी पेशेंट का कोई ड्रग बार बार दी जाती है तो कुछ समय बाद ड्रग अपनी इफेक्ट कम दिखाने लगता है। ऐसी स्थिति में उसे ड्रग का हायर डोज देने पर भी ड्रग का अपना डिज़ायर एक्शन शो कर ऐसे स्थिति में ड्रग का हायर डोज देने पर ही ड्रग अपना डिज़ायर एक्शन शो करती है। इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। अब देखिए, इसको आसान शब्दों में समझिए। सपोज कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है, ठीक है, हम लोग ऐसे पर्सन बना लेते हैं, ये हाथ निकल गए, ठीक है, ये आँख है, ये मुँह है। सपोज हम इसको बार बार कोई ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, बार बार कोई ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, बार बार दे रहे हैं, तब इसके अंदर क्या हो जाएगा, ड्रग टॉलरेंस कॉज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये जब ड्रग इसको देंगे ना, ये इसके ऊपर इफेक्ट शो नहीं करेगी, तो हमें थोड़ा और डोज बढ़ाना पड़ेगा। और जब डोज बढ़ा देंगे और इसका टॉलरेंस आ गया ना, तो इसका तो जरा भी नहीं करेगा और इसका भी धीरे धीरे असर शो करना कम कर देगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग टॉलरेंस। इसीलिए ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है कि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए।
ठीक है। फिर यहीं पे हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं। आई थिंक इसके आगे कुछ है नहीं, ठीक है। यहीं पे हम लोग एंड कर देंगे क्लास को, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए, अपने खुद से स्टडी करना है, ठीक है, वीडियोस पे ध्यान नहीं देना है तो चुपचाप जाइए, ठीक है। सेल्फ स्टडी करनी है तो ऐसा नहीं है वीडियो भी देखो भाई, ठीक है। धीरे धीरे मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं भी ग्रो कर जाऊँ थोड़ा आगे, ठीक है। तो आप क्या करना, ऐप पे आ जाना इसके PDFs के लिए, ठीक है। आपको ऐप पे पूरी तरीके से सारे PDFs एक सेपरेटेड फॉर्म में, फिर एग्जिट एग्जाम के कंटेंट, फिर गवर्नमेंट एग्जाम के कंटेंट, ये सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।